Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Education Hub. Hope all of you are right. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं उसके बारे में। जैसे हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लाइट बिजली को कहते हैं। अब इसकी सबसे पहले जो है हमारे पास जो चार्ज होते हैं, किसी बॉडी के अंदर जो चार्ज होते हैं उसके मेथड कितने हमारे पास होते हैं? 3। पहले फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ये 3 हमारे पास मेथड होते हैं किसी भी बॉडी को चार्जिंग के लिए, चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक। अब पहला जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। पहला कौन सा हमारे पास आता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब जो नेचुरली तौर पर यानी कुदरती तौर पर जो आटम हमारे पास पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? उनमें इक्वल नंबर के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि जितने हमारे पास प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए जो आटम होता है वो नेचुरली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें कोई करंट मौजूद नहीं होता है। यानी कि प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज। जो भी आटम पाए जाते हैं, जो भी नेचुरली आटम हमारे पास होते हैं, उनमें से क्या होता है? उनमें इक्वली तौर पर यानी कि बराबर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे तो उसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। इसलिए ये ये नेचुरली क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन बराबर, इसमें कोई करंट पाया, इसके अंदर कोई करंट नहीं मौजूद होता है। आटम क्या होता है हमारे पास? आटम जो भी कोई एलिमेंट हमारे पास, कोई भी मैटर होता है, जो वो बना किससे होता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल, उन पार्टिकल को हम आटम कहते हैं। ठीक। अब ये जो चार्ज ये किस तरह प्रोड्यूस होती है? जब हम किसी भी दो बॉडीज़ को, किसी भी दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, एक बॉडी क्या करती है? वो लूज़ करती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खत्म होते हैं, और जब उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज खत्म होंगे तो वो बॉडी क्या बनेगी? वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, वो पॉजिटिव चार्जेस होगी। और दूसरी बॉडी क्या करेगी? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो नेगेटिव चार्ज तैयार करेगी, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज बन होंगे। और जिसमें अंदर लूज होंगे, जिसमें खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर सिर्फ बचेंगे हमारे पास प्रोटॉन्स, उसमें पॉजिटिव चार्ज पाए जाएंगे। यानी कि नेगेटिव चार्ज बॉडी जिसके अंदर, वो वाली चार्ज बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जिसने अंदर इलेक्ट्रॉन गैन हुए थे, जिसने रिसीव किए इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज बॉडी जिसने कुछ जो इलेक्ट्रॉन है उसको खो दिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकल गए, वो दूसरे बॉडी के अंदर वो चले गए, उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन बचे, यानी कि उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचे। ठीक। और इनको किसने नाम दिया था? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम किसने दिया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको ये नाम दिए थे, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक। अब समझ आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किस तरह दो बॉडी के अंदर तैयार होते हैं हमारे पास। ठीक। अब हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है? जो हमारे पास क्या होता है चार्ज है, उनकी यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कॉलम्स, यानी कि MKS सिस्टम में इसको हम कॉलम्स कहते हैं, और CGS सिस्टम में इनको हम स्टैट कॉलम्स कहते हैं। अब 1 कॉलम जो है वो कितने स्टैट कॉलम के बराबर होता है? 3 × 10⁻⁹ स्टैट कॉलम के बराबर एक कॉलम होता है। और 1 माइक्रो कॉलम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 कॉलम के बराबर होता है। ठीक। ये इसकी यूनिट है, किसकी? चार्ज की यूनिट। हमें याद रखना है कि MKS सिस्टम में कॉलम और CGS सिस्टम में स्टैट कॉलम, और एक कॉलम 3 × 10⁻⁹ स्टैट कॉलम के बराबर होता है। और 1 माइक्रो कॉलम वो हमारे पास 10⁻⁻6 कॉलम के बराबर होता है। ठीक। दूसरी टर्म हमारे पास आती है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज किसे कहते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है उसका हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। जो चार्ज हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज किसके बारे में देखेंगे? अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में हम देखेंगे। ठीक। जो चार्ज है किसी भी प्रोसेस के दौरान इसको हम कंजर्व करके रख सकते हैं। कंजर्व होती है, यानी कि जैसे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान और न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ये क्या होती है? कंजर्व होती है, बची रहती है। दूसरी चार्ज ये क्या होती है? क्वांटिजाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा ओकर होती है कब? जब इसको इंटीग्रल कब अगर हम इसको इंटीग्रल मल्टीप्लाई करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के साथ, तब ये चार्ज क्या रहती है? क्वांटिजाइज्ड। क्या रहती है? क्वांटिजाइज्ड रहती है। कैसे? जब अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी डिपेंड किस पे करती है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमने छोड़े और कितने हमने लिए उस पर डिपेंड करती है। किस पर? नंबर अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी बॉडी में मौजूद होते हैं उस किस पर डिपेंड करती है, यानी कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमने ऊपर भी देखा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस बॉडी के अंदर सिर्फ प्रोटॉन बचे तो वो क्या बन गई? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बॉडी ने उसको रिसीव किया इलेक्ट्रॉन, वो बन गई नेगेटिव चार्ज। इसके कहते हैं जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो
ये डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके अब उससे वहाँ निकल गए और कितने उसने उसके अंदर उसने लिए, यानी कि उसने दूसरी बॉडी से लिए इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटिजाइज्ड। ठीक, अब दूसरी जो चार्ज रहता है ना, ये हमेशा एसोसिएटेड होता है मास के साथ। किसके साथ? चार्ज हमेशा एसोसिएटेड करता है किसके साथ? मास के साथ। और चार्ज ये ट्रांसफरेबल होता है, ये ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी। अगर कोई चार्ज कोई चीज़ जिसके अंदर चार्ज, जिसमें चार्ज हो, अगर हम उसको कांटेक्ट करेंगे अनचार्जड बॉडी के साथ, किसके साथ? अनचार्जड बॉडी के साथ। जो अनचार्जड बॉडी है ये क्या बनेगी? ये चार्जड बनेगी। क्यों? जो चार्जड बॉडी थी उसके चार्ज जो उसके अंदर ट्रांसफ़र हुए, क्यों क्या ट्रांसफ़र हुए? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो उस अनचार्जड बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन, जिसमें एक चार्ज बॉडी से चार्ज निकलकर, इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे अनचार्ज बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? कंडक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। चार्ज हमेशा कहाँ पर मौजूद होता है? जो कंडक्टर होता है उसके आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं। जो चार्ज हैं वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं। और हमेशा अगर सिमिलर चार्ज होंगे वो हम एक दूसरे, वो क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हम लगाएंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, वो दूर भागेंगे एक दूसरे से। अगर लेकिन इस अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, अट्रैक्शन उसमें हो जाएगी। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम जुड़ जाएंगे तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्शन। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिपेल करना स्टार्ट करते हैं। और रिपलेशन ये एक टेस्ट है जिसमें हम किसी भी बॉडी की इलेक्ट्रिफिकेशन हमें के लिए हम करते हैं। कौन सा? रिपलेशन टेस्ट। ठीक, और दूसरी एक डिवाइस हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज कितना मौजूद है, उसका साइज़ कैसा, उसका नेचर कैसा है, उसको पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का। ठीक, अब हमारे पास आता है कॉलम्स लॉ। अब कॉलम्स ने क्या बोला? हमने बोला चार्ज की यूनिट होती है कॉलम। कॉलम के लॉ के मुताबिक इसका ये लॉ क्या है? इसकी ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज, क्या कहता है? इस लॉ के मुताबिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है किसी भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान, वो कैसे होती है? वो किसके बराबर होती है? वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि किसके बराबर? पहला पॉइंट बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके बराबर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो थे उनके कितने, उनका जो भी मैग्नीट्यूड है, उनके अंदर जो जितना भी मैग्नीट्यूड में जितना चार्ज पाया जाता है उन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास? और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्ज, यानी कि हमने बोला ये एक पॉइंट था यहाँ पर, एक पॉइंट था यहाँ पर, इसके अंदर चार्ज मानेंगे हम Q1, इसके अंदर Q1, इसके अंदर मानेंगे हम Q2 चार्ज। इन दोनों के अंदर चार्ज Q2 है। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से, ये याद रखना। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? हमने माना यहाँ इनके बीच में डिस्टेंस R है। इस इनवर्स में डिवाइड में होता है इसके स्क्वायर के बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर हम इनवर्सली होता है। यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है ये फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली, इसको हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके बराबर? जो भी दो पॉइंट थे उनके बीच में जो चार्ज था, उन दोनों का जो चार्ज था उनको प्रोडक्ट करेंगे। और इनवर्सली उल्टा, इनवर्स में डिवाइड में होता है किसके बराबर? जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के बराबर। अब हम अगर इसको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, यानी कि डिवाइड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर के बराबर। अब इस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको अगर हम हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल टू यूज़ करेंगे। और अब इक्वल टू यूज़ करेंगे, इसका मतलब इसको हमने हटाया, इसको हटाने के बाद वहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाता है जो हमने माना के, जिसको हमने के माना। अब ये के है क्या है? ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि जो कॉलम लॉ ने यूज़ किया है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इसने कितना दिया है? इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम फॉर एयर और वैक्यूम में। ऐसे यूनिट इसकी ये होती है, इसके बराबर होती है। अब जब हमने इसको हटाया तो एफ इज इक्वल टू, तो के बदले हम क्या लिखेंगे? 9 × 10⁻⁹ और इंटू साथ में क्या लिखेंगे? चार्ज का मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। और न्यूटन, फोर्स की यूनिट किसके बराबर होती है? न्यूटन में। ये इस तरह हमने क्या देखा कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम की लॉ क्या होते हैं? कॉलम लॉ हमारे पास होता है कि जो भी दो पॉइंट हैं, दो चार्जेड पॉइंट हैं,
उनके जो इनके अंदर जो चार्ज पाए जाते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिवाइड बाय उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इन्वर्सली उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब किसके बारे में चलेंगे? जो भी करंट हमारे पास पाए जाते हैं उस वो क्या चीज़ होती है। अब जो चार्ज था, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जब वो किसी भी चीज़ में जब फ्लो करते हैं, जब वो चलते हैं, उस चार्ज उन चार्ज को चलने को ही हम क्या कहते हैं, जब वो चलते हैं उसी को हम कहते हैं करंट। उसी को क्या कहते हैं हम? करंट। यानी कि जो चार्ज थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जब वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो चार्ज, उस मूवमेंट को हम कहते हैं करंट। उस चार्ज को उन चार्जों को चलने को हम क्या कहते हैं? करंट। ठीक, उसको हम डिनोट करते हैं आई से हम डिनोट करते हैं करंट को, और क्यू से हम डिनोट करते थे चार्ज को। ये जो चार्ज चला कितने टाइम में चला, डिवाइड बाई टाइम, इस टाइम में इतना चार्ज चला, उसको हमने कहा करंट। उसको क्या कहा हमने? करंट। अब सिंपल, करंट किसे कहते हैं? जो भी चार्ज होते किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब वो फ्लो करते हैं, जब वो चलते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस मूव करने को हम कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। ठीक, अब इस करंट की यूनिट क्या है, हमें याद रखना है करंट की यूनिट। करंट की यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर। ये हमेशा पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट हमारे पास क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। अगर इसको मिलीमीटर में हम करेंगे तो वो 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रोमीटर में करेंगे तो 10⁻⁶ एम्पियर, यानी कि 10 डिवाइड बाई 10 को 10⁻⁶ से हम डिवाइड करेंगे, उतनी उसको एम्पियर के बराबर आएगा। अब इस करंट को जो भी हम डिवाइस, जो भी हम चीज़, जिस चीज़ से इसको मेजर करते हैं, उस डिवाइस को, उस चीज़ को हम कहते हैं एमीटर। उसको क्या कहते हैं हम? एमीटर। और ये हम एमीटर हमेशा सर्किट में, हमेशा जो सर्किट होती है हमारे पास, उसमें हम सीरीज़ में कनेक्ट करते रहते। जिस तरह से जिस डायरेक्शन में सीरीज़ कोई भी कंडक्टर हम सर्किट लगा होता है, उसी चीज़ के साथ हम इस एमीटर को कनेक्ट करते हैं, ताकि हमें पता चले इसके अंदर करंट कितना मौजूद है। और एमीटर से हम किसको मेजर करते हैं? करंट को। ये भी याद रखना है। दूसरी चीज़, इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक जो है करंट है, इसका डायरेक्शन हमें कैसे पता चलता है? हमें पता है कि हमारे पास जो चार्ज है वो दो टाइप के पाए जाते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, जब उस टाइम ये इलेक्ट्रॉन था, उनको अभी डिस्कवर नहीं किया था, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको उन्होंने कंसिडर किया जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है, उसी डायरेक्शन में जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो चलता है। यानी कि जिस डायरेक्शन हमें पता चले कि एमीटर से हमें पता चले कि करंट, इसमें करंट कितना है, और हमें उसकी डायरेक्शन पता चले कि ये डायरेक्शन किस तरह चलती है, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें ये कोई चीज़ है, हमने वायर ली, हमें पता चला इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में चलता है, हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन है करंट का, वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, यानी कि उसी तरफ करंट जा रहा है। ठीक, और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। सर्किट के बारे में हम आगे देखेंगे, सर्किट किसे कहते हैं। ठीक, अभी याद रखना, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आता है उसी को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, दूसरी चीज़, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर। अब हम वायर में देखें इसमें अंदर किस तरह फ्लो करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन ए मेटल वायर, किसी भी, यानी कि तार के अंदर जो करंट फ्लो करता है, करंट जो हो पाया जाता है, वो उसका डायरेक्शन किस तरह होता है, वो फ्लो किस तरह करता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करता है। जब हम किसी भी सेल या बैटरी को इसके उस वायर के एंड पर हम कनेक्ट करेंगे, अब जो वायर है ना, वायर के अंदर ऑलरेडी पाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब जब मेटल वायर उसके साथ हम कनेक्ट नहीं हो गया अभी, यानी कि कोई भी मेटल वायर के साथ कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिस जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, वो जो जैसे सेल या बैटरी, अगर उसको कनेक्ट नहीं करेंगे हम, तब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते किसमें, इस वायर में, वो हर एक डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखा कि वो हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ये वाला हर एक डायरेक्शन में, यहाँ भी, यहाँ हर एक डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, प्रोड्यूस होती है, जैसे सेल या बैटरी, कोई भी चीज़, अगर उसको हम तार के साथ कनेक्ट करेंगे, अब जब उनके एंड पर हम उसको तार के एंड के साथ उनको कनेक्ट करेंगे, तब जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगेगा, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो जब क्या करेंगे, अब फोर्स की वजह से वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। और इन
ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिक करंट वो तैयार करते हैं किसमें किसमें करंट तैयार करते हैं, वायर के अंदर। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमेशा उल्टा रहता है किससे, फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब करंट यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर इस डायरेक्शन में, जो पॉजिटिव चार्ज जो थे वो इधर इधर से इधर जा रहे होते हैं। लेकिन अब जो ये हमारे पास क्या होता है, अब जो हमारे पास जो नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वो क्या करते हैं, वो उल्टे डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जो नेगेटिव थे, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो चार्ज थे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि नेगेटिव से होकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिस डायरेक्शन जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, जब फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ सेल एंड रिटर्न टू द अदर टर्मिनल कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि ये हमारे पास कोई सेल है, ये मानते हैं हम कोई सेल है, यहाँ पर हम मानते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर इस पॉइंट को मानते हैं हम, इस पॉइंट को क्या मानेंगे हम, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से पॉजिटिव से होकर ये करंट फ्लो करेगा, चलेगा उधर से डायरेक्शन में और पहुँचेगा उसके नेगेटिव टर्मिनल में। इस रास्ते को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से होकर करंट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी और कहाँ पहुँचेगी, नेगेटिव टर्मिनल के पास, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इसके अंदर जो कंस्टिट्यूट करते हैं कंडक्टिंग वायर्स होती है हमारे पास, रेजिस्टेंस लगाते हैं हम जैसे कि लैंप एक्स्ट्रा, और बैटरी हमारे पास मौजूद होती है, सब चीज़। यानी कि ये हमारे पास है, ये सेल है, पॉजिटिव सेल से डायरेक्शन ये करंट फ्लो गया। एमीटर क्या था हमारे पास, जिससे हम क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, मेजर करने का वो लगाते हैं हम सीरीज़ में। हमने बोला था सीरीज़ में लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसके बीच में हमने लगा दिया। फिर यहाँ से चला, यहाँ हमने रजिस्टर लगा दिया। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और फिर से ये करंट कहाँ पहुँचा, दोबारा इसके नेगेटिव टर्मिनल के पास। ठीक, आप समझ आ गए होगा इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, एक पाथ है, एक क्लोज पाथ, जो पॉजिटिव से होकर करंट फ्लो करते हुए नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच जाता है। अब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पूरे सर्किट में, ये जो मोस्ट बी मेड ऑफ कंडक्टर, यानी कि उस जो जितने भी उसके अंदर हम क्या करेंगे, सर्किट जो होगा वो किससे बना होना चाहिए, कंडक्टर से। कंडक्टर वो चीज़ जिसके अंदर करंट फ्लो करे। और इसके जो सिंबल हो, जो हम इस सर्किट के अंदर सिंबल यूज़ करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, जैसे हम नीचे डायग्राम हमारे पास दी है, किस किस डायरेक्शन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल। सेल को हम इस शेप के अंदर इस डायग्राम से हम दिखाते हैं, ये सेल है। कभी अगर हम सेल की डायग्राम दिखानी हो, हम इस डायरेक्शन इस तरह दिखाते हैं। एक तरफ ये बड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं, ये एक लाइन, दो लाइन, छोटी वाली लाइन यहाँ से इस तरह नेगेटिव, और इस तरफ बड़ी वाली साइड पॉजिटिव हम बनाते हैं। दूसरी जो बैटरी बनानी होगी, बैटरी की शेप हम इस तरह बनाते हैं, शक्ल हम इस तरह शो करते हैं। और अगर प्लग ओपन होगा तो इस तरफ, अगर क्लोज होगी तो बीच में इसको डॉटेड पॉइंट दिखाएंगे हम। तीसरा जो हम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्विच होता है। अगर स्विच ओपन है हमारे पास तो वो किस तरह बनाते हैं, ओपन स्विच को हम बनाते हैं इस तरह, दो लाइनें, और इसको आपस में जो ओपन क्लोज नहीं रखते हैं तो इसका मतलब ये ओपन है। जब इन दोनों को हम टच कर कंटेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये क्लोज है। ठीक, और ये हमारे पास हो गया फिलामेंट, यानी कि बल्ब, कोई भी बल्ब इसको इस तरह से हम दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को हम इस तरह दिखाते हैं, और हम क्या करते हैं, रेजिस्टेट को हम इस तरह दिखाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम इस तरह दिखाते हैं। ये सारे क्या, एमीटर इस तरह दिखाते हैं, वोल्ट मीटर हम इस तरह शो करते हैं। ठीक, ये हमारे पास सिंबल जो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर हम शो करने के काम करते हैं। ठीक, अब हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे स्टार्ट करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।